हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय संविधान की भाग नंबर 2 अर्थात नागरिकता को समझेंगे। तो नागरिकता के क्या-क्या प्रावधान हैं? अभी तक जो आज़ादी के बाद अभी तक क्या नागरिकता में संशोधन किए गए हैं, उन सब बातों को समझेंगे। और इससे पहले भाग नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको जा कर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें संघ और राज्य क्षेत्र को मैंने बारीकी से बताया हुआ है। आज हम नागरिकता को पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णन करता है हमारा भारतीय संविधान, उसको बारीकी से देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है प्रश्न, किस टाइप के बनते हैं, वो भी देखेंगे। तो आज की ये 10 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें हम भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 को और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलती है या आपको आनंद आता है आज की क्लास देखने के बाद, या फिर मज़ा आता है, तो आप निश्चित रूप से हमें लाइक दे सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 अर्थात नागरिकता, जिसे हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं। परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही डायनामिक विषय है, क्योंकि इसमें समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय या फिर टॉपिक है ही, और ये इसमें कभी बार-बार बदलाव होते रहते हैं, उनको भी देखेंगे। इसे हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला तो संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, जो 26 जनवरी 1950 को लागू होते समय प्रावधान थे। दूसरा हम नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ेंगे, जिसके तहत आज नागरिकता दी जाती है और आज नागरिकता छीनी जाती है। तो दोनों प्रावधान, नागरिकता देना और नागरिकता छीनना, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित किया जाता है। और संवैधानिक प्रावधान में हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत का नागरिक कौन था। चलिए देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान आपको पता है, ये केवल बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन बना। अनुच्छेद नंबर 5 को अब हम देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 5 बताता है, भारत के मूल निवासी जो यहाँ पैदा हुए या जिनके माता-पिता यहाँ पैदा हुए। तो भारत का मूल निवासी या भारत का नागरिक कौन होगा? जो यहाँ पे पैदा हुआ है या फिर उनके माता-पिता यहाँ पैदा हुए थे। अनुच्छेद नंबर 6 बताता है कि पाकिस्तान से आए भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत जो नागरिक आए, उनकी नागरिकता कैसे हो गई, वो अनुच्छेद नंबर 6 हमें बताता है। क्योंकि जब विभाजन हुआ था 1947 में, भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने, तो जो पाकिस्तान की एरिया में रह रहे थे कुछ लोग, वो लोग भारत आ गए थे और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में आए थे, उनकी नागरिकता अनुच्छेद नंबर 6 के तहत वो भारत के नागरिक बन गए थे। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 7 क्या बताता है? भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन बाद में पुनर्वास रीसेटलमेंट के लिए वापस लौट आए लोगों की नागरिकता के बारे में ये अनुच्छेद नंबर 7 बताता है। तो 5, यदि आप यहाँ जन्म लिए हैं या फिर आपके माता-पिता यहाँ के हैं, निवासी हैं, तो आपको ये नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत की तरफ आए हुए व्यक्ति वो नागरिक होंगे। अनुच्छेद नंबर 7 बताता है कि पहले तो पाकिस्तान की तरफ वो नागरिक चले गए थे 1947 के दौरान, लेकिन 1-2 साल में ही, 6 महीने में ही वो वापस आ गए भारत में। वहाँ वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो पुनर्वास के लिए वापस भारत आ गए। तो उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद नंबर 7 हमें वर्णन करके बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। तो अनुच्छेद नंबर 8 जो हमें बताता है कि वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में अनुच्छेद नंबर 8 बताता है। अनुच्छेद नंबर 9 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। यह यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद नंबर 9 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर के रहता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारत की नागरिकता स्वयं ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसे किसी प्रकार का आवेदन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक नागरिक रह सकते हैं, एक जगह के नागरिक रह सकते हैं। तो वो आप भारत के नागरिक अब नहीं रहे, क्योंकि आपने विदेश की नागरिकता ले ली है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 10। हाँ, आप लोग ये बताइएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अनुच्छेद नंबर 10 क्या बताता है? नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। तो जो भारत के नागरिक हैं, वो नागरिक बने रहेंगे कब तक, है ना? भारत के नागरिक हैं, वो नागरिक कब तक बने रहेंगे? ये डिपेंड करता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर। तो अनुच्छेद 10 यही बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है ये अनुच्छेद नंबर 10। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 11 क्या बताता है? तो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है। इसी शक्ति का प्रयोग कर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था। तो अनुच्छेद नंबर 11 महत्वपूर्ण है, वो बताता है कि जो संसद है उसके पास ये शक्ति है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद नंबर 11 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ 5, 6 और 7। 8 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5, 6, 7 और उसके साथ साथ 9 और उसके साथ साथ 11 ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार रिवाइज करके मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद नंबर 1 आपका अनुच्छेद नंबर 5 आपका बताता है कि जो भारत के मूल व्यक्ति हैं या भारत में जिनका जन्म हुआ था या उनके माता-पिता का जन्म हुआ था, तो वे 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक बन गए। अनुच्छेद नंबर 6 जो हमें बताता है वो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 7 हमें बताता है कि पहले जो भारत के निवासी थे वो विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और पुनः वापस आ गए भारत में, तो वो अनुच्छेद नंबर 7 बताता है। अनुच्छेद नंबर 8 हमें बताता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 9 महत्वपूर्ण है, जो कि हमें बताता है कि अगर किसी भी नागरिक ने भारतीय नागरिक है और विदेश की या वो नागरिकता ले लेता है, किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 10 हमें ये बताता है कि नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता जो है, वो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। तो यदि कानून कोई ऐसा बनता है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाए, तो वो छीन सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 हमें ये शक्ति देता है, अनुच्छेद नंबर 11 सरकार को, संसद को ये शक्ति देता है कि आप नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं, जैसा कि 2019 में कानून आया था। चलिए आगे देखते हैं। अब नागरिकता अधिनियम 1955 को अब हम लोग देख लेते हैं। तो आज के समय में नागरिकता प्राप्त करने और खोने के नियम यहीं से तय होते हैं। कहाँ से तय होते हैं? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही ये जो है नियम तय होते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। तो ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसको 5 तरीके बताए गए हैं कि आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो एक तो जन्म से, आप अगर भारत में पैदा हुए हैं या फिर आपका जन्म भारत में हुआ है, तो निश्चित रूप से आप भारत के नागरिक हो गए। दूसरा है वंश, वंश द्वारा, भारत के बाहर पैदा हुए लेकिन माता-पिता भारतीय हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है वंश द्वारा। वंश द्वारा का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप बाहर किसी कंट्री में चले गए काम करने के लिए, अब आपके वहाँ पे किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो ये नहीं मतलब है कि वो आपका भारतीय नागरिक नहीं है, वो भारतीय नागरिक है क्योंकि उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं इसलिए। तो वंश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। पंजीकरण, वाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा क्या होता है? भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में 7 साल से रह रहे हों, भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में 7 साल से रह रहे हों, जैसे मान लीजिए कभी भारतीय व्यक्ति थे, भारतीय मूल के व्यक्ति थे, अब वो विदेश चले गए किसी काम से, फिर वापस भारत आ गए, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि वो व्यक्ति 7 साल से, पिछले 7 साल से भारत में रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर वो पिछले 7 साल से भारत में रह रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, उसके बाद वो अपना अप्लाई करेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए करेगा कि हमें भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो उसे पूर्ण नागरिकता मिल जाएगी। तो ये है पंजीकरण के द्वारा। चौथी आपकी है प्राकृतिक रूप से, बाई नेचुरलाइजेशन, कोई विदेशी जो 12 साल से भारत में रह रहा हो, तो कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति जो पहले किसी दूसरे देश का नागरिक था और भारत में शांतिपूर्ण ढंग से 12 साल से रह रहा है, तो वो प्राकृतिक रूप से उसको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी।
पांचवा है, ये है क्षेत्र के समावेशन द्वारा। तो क्षेत्र के समावेशन से भी नागरिकता मिल जाएगी, जैसे सिक्किम को मिली थी। अब सिक्किम मान लीजिए पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में वो सिक्किम भारत का हिस्सा बना। जब भारत का हिस्सा बना तो अब वो भारतीय नागरिक बन गए। तो वही बताता है क्षेत्र के समावेशन द्वारा। भारत, यदि भारत किसी नए क्षेत्र को जीतता है, जैसे पुदुचेरी, पुडुचेरी पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में भारत का हिस्सा हुआ, तो वहां के नागरिक कैसे हुए? भारतीय बन गए। तो वहां के लोग भारतीय नागरिक बन जाएंगे, ऑब्वियसली बन जाएंगे। जिसके कब्जे में होगा वो कहा मानेगा, अर्थात वो उसका नागरिक हो जाएगा। तो ये है आपके नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके तहत नागरिकता दी जाती है। अब बात करते हैं कि नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है। तो नागरिकता खोने के 3 तरीके आपके बताए गए हैं, जो 1955 अधिनियम है उनके तहत। स्वेच्छा, स्वैच्छिक त्याग, अगर आप स्वेच्छा से अपनी त्याग कर देते हैं नागरिकता, मान लीजिए आपने आवेदन किया और कहा कि मैं भारतीय नागरिकता त्यागता हूं, तो आप भारतीय नागरिकता त्याग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खुद से नागरिकता छोड़ना। समाप्ति, समाप्ति क्या क्या हो गई? टर्मिनेशन, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का खत्म हो। तो अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 9 में लिखा हुआ है। पाचन, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना। तो सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना, ऐसा कब होता है? जब नागरिकता छीनी जाती है, यदि फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो या फिर संविधान का अनादर किया हो। जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि उसका अनादर करोगे और यदि फर्जी तरीके से नागरिकता ली होगी, तो आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ हम लोग महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे देख लेते हैं जो कि संशोधन से संबंधित है। सबसे पहले समझेंगे एकल नागरिकता क्या होती है। तो सिंगल सिटीजनशिप होती है। भारत में केवल देश की नागरिकता होती है, राज्यों की नहीं। तो भारत में केवल देश की नागरिकता है, राज्यों की नहीं, जैसे अमेरिका में होती है। अमेरिका में क्या होता है कि देश के साथ साथ उनके राज्यों की भी नागरिकता है। तो वहां पे क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ संघवाद को मजबूत करने और भाईचारे के लिए। तो यहाँ पे क्या है? संघवाद को मजबूत करने और भाईचारे के लिए है। जैसे भारत में हम लोग कहते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, है ना? तो हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि हम बिहार के नागरिक हैं, या फिर ऐसा नहीं कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, या ऐसे नहीं कहते हैं हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। नहीं, हम भारतीय नागरिक हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन नागरिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ केंद्र की नागरिकता है, अर्थात संघ की नागरिकता हमारे पास है। अब ये महत्वपूर्ण आप समझिएगा, सीएए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। यह कानून 3 देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बारे में बात हो रही है, जो कि है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, जो नागरिकता देने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप 6 धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों में से आते हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आ गए थे, तो उनके लिए जो नागरिकता देने का जो कानून है उसमें ढील दी गई है। कुछ नियमों के तहत उनको नागरिकता ईजिली मिल जाएगी। तो ये सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम ये बताता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी प्री में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का संविधान नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति किसे देता है? क्या राष्ट्रपति को देता है, या प्रधानमंत्री को देता है, या संसद को देता है, या गृह मंत्रालय को देता है? तो आपको पता होना चाहिए, यह संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। कौन? भारतीय संविधान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है? एकल नागरिकता का सिद्धांत, यदि आप भारत के व्यक्ति हैं या भारत के नागरिक हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो आपकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यही एकल नागरिकता का सिद्धांत है, जो कि अनुच्छेद नंबर 9 में वर्णन किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है, ये आपको बताना है। अच्छा, इसमें नागरिकता निर्धारित करने के लिए शर्त
शर्त बता रहा है, शर्त के साथ निर्धारित करवाने की बात की जा रही है। तो क्या चुनाव आयोग है? नहीं। राष्ट्रपति जी हैं? नहीं। संसद बिल्कुल हो सकता है, संसद और विधानसभाएं। तो यहाँ पे संसद और विधानसभाएं उचित आंसर होगा, क्योंकि खाली संसद नहीं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं कि वो कुछ शर्तों के साथ आपको नागरिकता देने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? हमने आपको बताया था, अनुच्छेद नंबर 8 या 9 या 10 या 11। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुच्छेद नंबर 11 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ आपको बताना है कि अमेरिका से या ब्रिटेन से या कनाडा से या फ्रांस से। तो यहाँ पे ब्रिटेन से आपकी ये प्रक्रिया ली गई है एकल नागरिकता की। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हमने अभी कितने बताए थे? 5 तरीके बताए थे। यदि कोई यदि कोई भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको बताना है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बनी रहेगी? नहीं, बनी नहीं रहेगी। वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसे केवल राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। उसे संसद में प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगी अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लें। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, नहीं, नेपाल और चीन इसमें था नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, और केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ठीक है। नागरिकता खोने के संबंध में वाचन, वाचन का क्या अर्थ है? तो ये स्वयं द्वारा नागरिकता का त्याग करना, दूसरे देश की नागरिकता लेना, केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से नागरिकता समाप्त करना, राज्य सरकार द्वारा नागरिकता हटाया। तो राज्य सरकार का यहाँ कोई लोचा नहीं। स्वयं द्वारा नागरिकता का त्यागना, ये अनुच्छेद ये आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो आपका त्यागने की बात है, स्वेच्छा से है। और यहाँ पे वाचन है, मतलब सरकार छीनेगी आपकी नागरिकता। दूसरे देश की नागरिकता लेना, ये अनुच्छेद नंबर 9 को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सरकार, आपकी केंद्र सरकार जो है वो अनिवार्य रूप से आपकी नागरिकता छीन सकती है। कब छीन सकती है? यदि आपने संविधान का अनादर किया हो, या आपने क्या किया हो, कोई ऐसी तरह से नागरिकता ली हो जो कि लीगल ना हो। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो 1950 के बाद नागरिकता प्राप्त करना, केवल विदेशियों की नागरिकता नहीं है, ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं है। 26 जनवरी 1950 को नागरिक कौन थे इसकी पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की सूची नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नागरिकता के बारे में सीखा, अर्थात भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 को बारीकी से अध्ययन किया। उसके साथ-साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी किए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और यदि उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।